में क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन पढ़ा था। ब्रेन के क्लासिफिकेशन में मैंने बोला था कि ब्रेन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो ज़्यादातर एक्टिविटी को, पहली बात तो है कि ब्रेन का सबसे ज़्यादा पार्ट मतलब 2/3 पार्ट यानी कि 67% पार्ट अकेला सेरेब्रम होता है। जैसे ब्रेन में नॉर्मली कितने पार्ट थे देखो, सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन, कॉर्पोरा कॉर्डियोमाइना, क्रूरा सेरेब्राई, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम, मतलब 3 6 एक 7 पार्ट में अकेले 67% पार्ट सेरेब्रम है, बाकी 33% पार्ट में सारे, समझ गए। तो और सेरेब्रम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सबसे पहले मेन यही याद रखो कि सेरेब्रम क्या है। तो सेरेब्रम हमारे फोर ब्रेन का एक बड़ा सा एरिया होता है जो ज़्यादातर ब्रेन को कवर करता है। उसके बाद अब सेरेब्रम में एक चीज़ और याद रखना, पहले हम सेरेब्रम का डायग्राम बना लें। तो सेरेब्रम का डायग्राम बनने से पहले ये समझो कि हमारा ये क्रेनियल बॉक्स है, हड्डियों का पूरा क्रेनियल बॉक्स है जिसमें 7 हड्डियाँ हैं। कितनी? 8 7 कुछ भी तो तुमको नहीं पता क्या? हाँ तो बोलो ना, कितनी है टोटल? 8। 2 आगे 2 पीछे, 2 नहीं 1 आगे। अरे यार गुड मॉर्निंग भाई। नहीं पब्लिक सो रही है ना। कितने आगे कितने हैं? 1 फ्रंटल, पीछे कौन है? ऑक्सीपिटल। यहाँ पे यहाँ सारे जो एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं सूचर। क्या बोलते हैं? अब ये ब्रेन जो है हड्डी का है, यहाँ पे अंदर खांच है, दरारें होंगी क्योंकि जुड़ा है तो दरारें हैं, तो जिससे ब्रेन में झटका ना लगे इसलिए ब्रेन और हड्डियों के बीच में एक लेयर है। क्या नाम था? क्या नाम था? मेनिंजियल लेयर। 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, बताओ। ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। नियर टू क्रेनियल बॉक्स ड्यूरामेटर, नियर टू ब्रेन क्रेनियल वीनस साइनस कौन बना रहा था? हैं? स्पेस क्या? ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के दोनों लेयर के नाम और मेनिंजियल, याद रहेगा ना? ठीक है। अब उन तीनों लेयर के बाद अब हम पहुंचे ब्रेन में, और जैसे ब्रेन में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आएगा सेरेब्रम। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि ब्रेन को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये टफ चैप्टर है, लेकिन यदि ब्रेन को बहुत अच्छे से करना है ना तो एकदम लिंक ज़रूरी है। स्टार्टिंग से लिंक जरूरी है, लिंक से कनेक्ट करते जाओगे तो बढ़िया समझ में आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले अपन बात करें सेरेब्रम। तो अब हम देखते हैं इसकी सेरेब्रम जहाँ रखा है वहाँ पे रियल में ब्रेन कैसा है। आप सबको पता है क्या कि जो हमारा ब्रेन होता है रियल में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है राइट हेमिस्फीयर, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। आप समझिएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पे ब्रेन रखा है, यदि ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड है मतलब कोई एक ऐसी चीज़ बीच में होगी जो ब्रेन को डिवाइड करती है। कॉमन सेंस वाली बात है कि पूरा, क्योंकि क्रेनियल बॉक्स पूरा एक है, पूरे एक बॉक्स में यदि कोई चीज़ रखी हुई है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, मतलब कि उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही होगी। तो समझना, जैसे ये पूरा ब्रेन है तो पूरी जो एक चीज़ है पूरी अंदर तक नहीं होगी क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं है, यहाँ आधे तक होगी, और जहाँ पे आधे के बाद वहाँ पे क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सॉरी कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों को जोड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? नहीं आया? इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ऐसे ब्रेन बनाओ, इधर आओ। देखना, ये पूरा क्रेनियल बॉक्स है, सामने की ये हड्डी फ्रंटल है, पीछे वाली ऑक्सीपिटल है, यहाँ तक का नीचे वाला पार्ट टेम्पोरल है, ये वाला पार्ट पेराइटल है, इसके बीच में ये ब्रेन रखा हुआ है। ब्रेन जब रखा हुआ है ना तो ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर हैं, आधे आधे 2 टुकड़े हैं, और दोनों आधे आधे 2 टुकड़े हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? दोनों टुकड़े डिवाइड हैं, एक हो राइट हेमिस्फीयर, एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो जो दोनों को मतलब जो डिवाइड है ना, तो ये जो इसके अंदर ब्रेन है ये ऐसे कुछ खांच टाइप का, ऐसी कुछ दरार टाइप का, मतलब एक ऐसा सल्कस टाइप का है जो ब्रेन को डिवाइड कर रहा है। तो ये पूरा ऐसा नहीं है, आधे तक है ना, आधे तक है, और आधे के बाद यहाँ पे कोई नई स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम। मतलब आधे के बाद ये मान लो यहाँ कोई ऐसा अलग है, मतलब यहाँ ये ऐसा, यहाँ पे कोई ये अलग है,
और ये जो जॉइंट ये है ना, ये अलग, ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ के रखता है, राइट और लेफ्ट वाले को दोनों को जोड़ के रखा है, तो हम इसको बोलेंगे जो दोनों ब्रेन को ब्रेन के दोनों पार्ट को जो जोड़ के रखता है उसका नाम क्या बताए थे? कॉर्पस कैलोसम। बहुत बार आता है कि ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को कौन सा स्ट्रक्चर जोड़ के रखता है, तो उसका नाम क्या था? कॉर्पस कैलोसम। अब हम ब्रेन, हमारा जो सेरेब्रम है, जैसे जो कंप्लीट हमारा सेरेब्रम है वो किस तरह से फिट है। देखो जाहिर सी बात है कि सेरेब्रम ऐसी नहीं रखा होगा, अंदर बढ़िया उसको फिट जैसे अपन कुछ टीवी या लैपटॉप वगैरह कुछ लेने जाते हैं तो तुम लोग देखे होगे जिस बॉक्स में उसको रखते हैं ना, उसके अंदर पहले फोम रहता है। अब फोम की डिज़ाइन सेम टू सेम वैसे रहती है जैसे उसमें टीवी या कुछ और होता है, रहता है ना। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें सेरेब्रम, तो सेरेब्रम इस तरह की एक स्ट्रक्चर में पैक्ड होता है। देखो ऐसे बनाना ये डायग्राम, समझ गए। अब यहाँ पे सेरेब्रम फिट है, इसका मतलब ये है कि जो सेरेब्रम है ना, तो ये ऊपर साइड वाला अलग होगा, नीचे वाला साइड अलग होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा सर्कस टाइप का होगा जो सेरेब्रम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सेरेब्रम को डिवाइड कर रहा है। अब ऊपर देखो बोन है, तो बोन में क्या ऐसे कुछ उभार टाइप का होगा, हड्डी एकदम चिकनी तो होगी नहीं, है ना। तो इस तरह के वहाँ पे उभार टाइप का होगा। चलो अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि अपना जो आगे वाला पार्ट है, आगे वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे थे, बताइए नाम। आगे वाला हो जाएगा फ्रंटल लोब, पीछे वाला क्या हो जाएगा? पीछे रियल में थोड़ा सा कुछ ऐसा है, आप लोग टच करके देख सकते हो, है ना। रियल में कुछ ऐसा है, ये हो जाएगा अपना क्या? ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। उसके बाद इधर साइड वाले को हम बोल देंगे टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब दो है, एक ये एक इसके पीछे, क्योंकि अपन साइड व्यू लेंगे तो एक ही दिखेगा ना। देखो यदि अपन साइड व्यू ले रहे हैं तो हमको ये टेम्पोरल दिखेगा, ये पेराइटल दिखेगा, ये फ्रंटल दिखेगा, ये ऑक्सीपिटल दिखेगा। मतलब हमको इधर वाला टेम्पोरल इधर वाला पेराइटल नहीं दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इधर खाली है, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब, ये वाला हो जाएगा पेराइटल लोब। और इसके अंदर इसके अंदर बेटा सेरेब्रम फिक्स है। इसके अंदर क्या है? ये इसके अंदर ग्रीन कलर वाला अपना क्या है? सेरेब्रम। अब सुनो एक चीज, अब सेरेब्रम का नेमिंग कैसे करेंगे? तो सेरेब्रम का वो वाला पार्ट जो फ्रंटल साइड है उसको हम बोलेंगे सेरेब्रम का फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब। तो यदि आप नाम याद करने का प्रयास करोगे तो भूल जाएगा। हड्डियों का नाम याद है ना, जैसे देखो फ्रंटल बोन थी तो फ्रंटल लोब बोल दिए, है ना। तो अब हम इसको और डिवाइड करेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे? देखो जैसे मान लो हम इसको डिवाइड कर दिए दो पार्ट में, इसको डिवाइड कर दिए दो पार्ट में, है ना। इसको डिवाइड कर दिए दो पार्ट में, इसको डिवाइड कर दिए दो पार्ट में। जब आगे डायग्राम पढ़ेंगे इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं? एंटीरियर फ्रंटल लोब। इसको बोल देंगे एंटीरियर फ्रंटल लोब, इसको पोस्टीरियर फ्रंटल लोब, पीछे वाला। समझ गए? तो ये आगे वाले डायग्राम में मतलब जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीपिटल है, या तो जैसे पेराइटल है तो एंटीरियर पेराइटल, पोस्टीरियर पेराइटल। तो अब इन्हीं में नाम चेंज होंगे बहुत सारे। तो पहले ये डायग्राम बनाना है। अब इसके एक बार सारे पॉइंट देख लो। सबसे पहले लिखा है फर्स्ट एंड मोर डेवलप पार्ट ऑफ ब्रेन। ये सबसे पहला और सबसे ज़्यादा डेवलप पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। दूसरा कवर 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब कि 66% पार्ट कवर करता है। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल फिशर इज कॉल्ड मीडियन फिशर। हम इसको बोलेंगे मीडियन फिशर। फिशर मतलब कि एक खांच जो दो पार्ट को डिवाइड करती है। जैसे ऐसे मुट्ठी करना दोनों हाथ में, ऐसे बना दो ऐसे। ये जैसे ये मान लो एक ही स्ट्रक्चर है, अब यहाँ से अपन ने कुछ फिशर डाल दिया क्या, तो ये दोनों, ये और ये दोनों डिवाइड हो गया ना। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो एक अपना हो जाएगा मीडियल फिशर जो दो पार्ट में डिवाइड करेगा। उसके बाद मीडियल फिशर टू हेमिस्फीयर डिवाइड सेरेब्रम। जो मीडियल फिशर है वो सेरेब्रम को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक राइट मतलब दो पार्ट में डिवाइड करेगा उनको, ठीक। उसके बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेब्रल मेडुला। अब एक चीज़ और देखो, जैसे ये हमारा को पार्ट है ना, तो बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। अभी अभी अपन ने नेफ्रॉन पढ़ा, याद है, किडनी। और अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ये सब में होता है, जहाँ भी आप पढ़ोगे ना किसी में भी, तो बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलेंगे। चाहे कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, हर स्ट्रक्चर में यही होता है।
उसके बाद देखो 4 लोब, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, अपने को पता ही चल गया। अब सेंट्रल सल्कस जो होता है फ्रंटल और पेराइटल को अलग करता है। जो हमारा सेंट्रल सल्कस है, तो ये अभी सेंट्रल सल्कस हम बनाएंगे, नए वाले डायग्राम में बनेगा। एक यहाँ पे भी ऐसे बनेगा सेंट्रल सल्कस, यहाँ पे जो पेराइटल और फ्रंटल दोनों को अलग अलग करेगा, ठीक। उसके बाद इन हेमिस्फीयर प्रेजेंट, अब जो हमारा हेमिस्फीयर होता है उसमें गायरी और सल्काई प्रेजेंट होते हैं। जितना ज़्यादा गायरी और सल्काई होगी उतना ही ज़्यादा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहाँ भरा रहेगा, और जितना ज़्यादा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा वो इंसान उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, उतना ही ज़्यादा वो होशियार होगा। अभी इसके जस्ट बाद जो डायग्राम बनेगा, अरे यार तुमको याद नहीं है क्या डायग्राम, ब्रेन में पढ़ाए तो थे बेटा ऐसा। जो हमारा हेमिस्फीयर बनाए थे ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाए थे ऊपर। तो यहाँ पे देखो जो उभार है वो गायरी है, और जो ये है ये सल्काई है। इनके बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उतना ज़्यादा होता है जितना ये IQ जिसका ज़्यादा होगा उसका ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज़्यादा होगा। मतलब गायरी यानी उभार बनाए तो थे ब्रेन में। पहला डायग्राम खोलो ना, नाम नहीं लिखवाया था, अभी बनाऊंगा ना डायग्राम तो उसमें लगेगा, है ना। तो सेरेब्रम समझ में आ गया, बेसिक चीज़ें। अभी सेरेब्रम का अंदर का डायग्राम बनेगा। ये तो मैंने बता दिया कहाँ पैक्ड है। अब हम इसको बनाएंगे अंदर, ये दिखता कैसे, इसमें क्या क्या है कि हंसना, रोना, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। तो ये डायग्राम बनाओ। इसमें रेड कलर का, रेड और ब्लू बिल्कुल मत बनाना, ब्लैक बना लो, क्योंकि ये रेड वाला अलग से बनेगा ना बड़ा सा डायग्राम। हाँ सिर्फ ब्लैक वाला। चलिए अब अपन देखेंगे सेरेब्रम। देखो मैंने अभी सेरेब्रम का बाहर बता दिया था, मैंने बोला था अब ये सेरेब्रम के अंदर जो फिट था ना मैंने उसको बाहर निकाल लिया। अभी अंदर फिट किए थे ना उसको बाहर निकाल लिया, तो ये हमको ऐसे दिख रहा। ओए अब लिखना बंद करो। देखो इधर ध्यान से समझना है। अब सेरेब्रम में यदि अपन बात करें, ओए धर्म बातें नहीं करो, दूर बैठो, वहाँ से उठो, इधर आ जाओ फटाफट। हाँ तो फिर बातें नहीं करना। एक काम करो ओशाब, तुम और उधर शिफ्ट हो जाओ। हाँ अब वही आगे इधर घूमो, इधर या इधर आ जाओ, इधर हाँ इधर आ जाओ। तुम लोगों को 15 मिनट तो हमको सेट करवाने में लग जाता है। फिर से सुनो, ये हमारे सेरेब्रम का अंदर वाला पार्ट है ना। जो अपना सेरेब्रम बाहर से दिख रहा था ना, अब इस पर हम गायरी और सल्काई क्यों नहीं बनाए, क्योंकि अंदर से वो नहीं दिखेगी। बाहर से अपनी गायरी और सल्काई दिख रही थी, ये हमारे सेरेब्रम का अंदर वाला पार्ट है। अब हमारा सेरेब्रम क्या क्या कंट्रोल करता है, तो ये वाला व्यू है सेरेब्रम के, ये वाला व्यू। तो हम आगे से देखेंगे कि हमारा सेरेब्रम क्या क्या कंट्रोल करता है, फिर आप लोग बताना कि सर ये वाली एक्टिविटी छूट गई। क्लियर। तो यदि हम देखो अपने को सबको पता है आगे वाला लोब फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ठीक है। अब 2 पेराइटल टेम्पोरल नहीं दिखेंगे क्योंकि ये साइड व्यू है, ठीक। अब आ जाइए अपने मतलब आगे की बात करें तो आगे एक एरिया होता है, ये पूरा फ्रंटल है, ये पूरा फ्रंटल है। फ्रंटल के आगे जो रहता है उसको हम बोलेंगे प्री मोटर एरिया। अब प्री मोटर एरिया क्या काम करेगा याद रखना। तो पहला हमारा होगा राइटिंग एनालिसिस, जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रहती है, किसी की बेकार रहती है, तो ये करता है राइटिंग एनालिसिस। दूसरा हेड एंड बॉडी मोशन, जैसे हम लोगों का सर इधर उधर जैसे अपन चल रहे होते हैं, जब हम लोग चल रहे होते हैं अपने सर में भी मूवमेंट होता है। कभी तुम लोग अंदाजा करना देखना, जैसे कहीं गड्ढा वगैरह आ गया, अपने वहाँ पे नज़र नहीं गई, अपन वहाँ पे गिरने वाले थे लेकिन गिरते बच गए। तो इस तरह से चीज़ें जो मतलब मेंटेन करता है वो हमारा ये प्री मोटर एरिया मेंटेन करता है, ठीक। फिर देखेंगे जॉ मूवमेंट, जबड़े का जो मूवमेंट है, ठीक है। जैसे जबड़े का मूवमेंट कैसे, अब रोटी खाए हो तो अलग चबाओगे, पानी खाए हो तो भी पिएंगे ना, तो उस टाइम पे जबड़े का, जब पानी तुम पियोगे ना तब भी जबड़े में कोई ना कोई मूवमेंट होगा। हम गाना गा रहे हैं तो जबड़े का अलग मूवमेंट होगा, किसी को गाली बक रहे हैं तो अलग मूवमेंट होगा, कुछ और मतलब जो हमारे जबड़े का मूवमेंट है वो अलग अलग मूवमेंट रहेगा। तो कैसे पता कि अपने को जब किसी को गाली देना है या किसी को हंसना है तो कैसे क्या मूवमेंट होगा, तो ये पूरी की पूरी मूवमेंट कौन मेंटेन करता है, प्री मोटर एरिया, ठीक है। फिर जीभ का भी मूवमेंट, जैसे मान लो कि अपन केला खाए, केला खाने के बाद उसको चबा रहे हैं तो जीभ का मूवमेंट अंदर साइड है तो पेट में गया, कभी बाहर साइड हुआ तो कभी देखो ना कितना इंस्टेंट एक्शन होता है, आप समझिएगा हुआ होगा। यदि केला कभी बाहर मूवमेंट से कभी बाहर आया ना तो बिना कुछ सोचे अपने आप हाथ आगे आता है, होता है कि नहीं।
अरे यदि कोई चीज़ मुंह से गिर रही होती तो हाथ नहीं आता आगे। अरे यार कितने गंदे लोग हो, छी। मतलब हाथ में लोगे, शरीर में पूरा गिरा लोगे हैं। हाँ यदि नीचे भी जाता है तो कमर और ये भी तो मूवमेंट हुआ ना, स्टैंड। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई एक चीज़ को यदि हम जॉ या टंग की बात करेंगे ना, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी मतलब हेड, बॉडी मोशन, ये सब एक साथ काम आएंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि यदि अपन जैसे ऐसा नहीं कि यदि हमारा मतलब एक टाइम पे यदि जॉ का मूवमेंट को रेगुलेट कर रहा है तो बॉडी और मसल्स को नहीं करेगा। क्योंकि एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को अंदर गुटकेंगे ना तो उस टाइम पे आपकी बॉडी की बाकी मसल्स में मूवमेंट हो रहा होगा। जब आप गाना गा रहे होगे ना तो टंग के साथ साथ लैरिंग्स में भी मूवमेंट हो रहा होगा। मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा मसल्स में इन सब में कंट्रोल और मूवमेंट होता है। तो ये फिर देखो लिखा भी तो है लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं तो प्री मोटर एरिया कवर करता है। अब एक चीज़ और याद रखना, जो प्री मोटर एरिया है ना वो फ्रंटल का ही पार्ट है। प्री मोटर और प्री सेंसरी भी होगा, है ना, तो ये फ्रंटल का ही एक पार्ट है। यदि मान लो आपको ये प्री मोटर ना मिला ना, फ्रंटल मिला तो आंसर सेम जाएगा, वैसे मिल जाएगा, है ना। तो हो गया हियरिंग, हेड मतलब हेड एंड बॉडी मोशन, जॉ मूवमेंट, टंग और लैरिंग्स। ये देखो ये हो गया अपना पूरे बॉडी में। एक चीज़ और तुम लोग नोटिस किए होंगे, जैसे आप किसी चीज़ को कोई चीज़ बोल रहे हो या कोई चीज़ गा रहे हो तो अपनी बॉडी में अपने आप मूवमेंट होता है। जैसे तुम लोग ज़्यादातर सुने होंगे जब हम लोग बात करते हैं ना तो हाथ भी चलते हैं। जब बात करते हैं तो इसका एक चीज़ और बताता हूँ, जब हम बात करते हैं तो हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलते हैं। अब आपको चेक करना है कि कौन सा इंसान, उसको थूक के आओ, जल्दी आओ फटाफट। आपको चेक करना है कि जब इंसान आपसे सामने बात कर रहा है तो वो आपसे कब डरा हुआ है, आप पे कब डोमिनेंस है, कैसे चेक करोगे? सामने यदि कोई अपने से बात कर रहा है ना तो अपना उसका बॉडी का मूवमेंट और मतलब उसका इस वाले एरिया को अपन एनालिसिस करके अपन पता कर सकते हैं कि वो इंसान कब अपने से डरा हुआ है, कब उसका कॉन्फिडेंस अपने से ज़्यादा है। कैसे चेक करोगे? क्या अभी बताऊँगा ना? हाँ नहीं, यदि उसके हाथ का मूवमेंट, सुनना, जैसे ये है, ये हाथ है, ये है, ये हाथ है, जब वो कुछ बोलेगा ना यदि उसके हाथ का मूवमेंट यूं लिटरली ओपन होते हैं, समझना, बहुत मैंने बोला था ना बहुत अच्छी चीज़ सिखाऊंगा। ऐसे नॉर्मली ये ऐसा है, नॉर्मली यदि उसके हाथ का मूवमेंट ऐसे है, ऑब्जर्व करना, तो उसका कॉन्फिडेंस हाई है, मतलब ब्रेन उसकी बॉडी को कंट्रोल में करके रखी है। समझिएगा, लिटरली मूवमेंट यदि हाथ का मूवमेंट बॉडी के बाहर साइड हो रहा है ना, इसका मतलब है कि ब्रेन जो है उसकी बॉडी को कंट्रोल में की है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंस लो हो जाता है, अपन डर जाते हैं सामने वाले से, तो अपने आप तुम्हारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और हाथ अंदर साइड ऐसे हो जाएंगे या ऐसे हो जाएंगे, ऐसे रहता है ना। तो यदि बॉडी का मूवमेंट यदि इन साइड है, मीडियल लाइन साइड है, मतलब अंदर साइड है, तो हम डरे हुए होते हैं। अब कभी ऑब्जर्व करना, तुम लोग अपने मत ऑब्जर्व करना, यदि कोई दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे ना वहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। यदि आप सामने दोस्त से बात कर रहे हो ना तो आपकी बॉडी का रिएक्शन अलग होगा, पेरेंट्स से बात कर रहे हो तो रिएक्शन अलग होगा, ऑफिस में कहीं बात कर रहे हो तो रिएक्शन अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है प्री मोटर एरिया। अब आप लोग सुने होंगे यदि किसी का कंसंट्रेशन नहीं बनता, कोई का मतलब बॉडी सही से रेगुलेट नहीं होती है, तो उसके हेड में जहाँ पे चंदन लगाते हैं यदि वहाँ पे दबा के रखा जाए तो पूरी बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है। सुने हो क्या ये चीज़? यदि यहाँ पे, क्योंकि मेनली बॉडी में हमारी मसल्स मूवमेंट, मेनली मसल के मूवमेंट को आपने कंट्रोल कर दिया। एक चीज़ और सुनना, तुम लोग सुने होंगे यहाँ पे चंदन लगाने से एक बेनिफिट होता है सुबह। हाँ, यदि अपन यहाँ पे चंदन लगाते हैं ना सुबह सुबह तो कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, क्योंकि क्या हुआ, आपने यहाँ पे चंदन लगा के कोई चीज़ बाहर रख दिया है, कोई चीज़, तो हमारे पूरे ब्रेन का बार बार ध्यान कहाँ जाएगा, यहीं पे। बहुत अच्छा होता है, बार बार ध्यान यहीं पे जाएगा, तो हमारी बॉडी का मतलब हमारा जो ब्रेन का पावर है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाएगा। तो चंदन लगाने से रियल में ऐसा बेनिफिट होता है ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारा प्री मोटर एरिया का काम समझ में आया। प्री मोटर एरिया पहला क्या काम करता है, राइटिंग का जो हम लोग लिखते हैं उनमें काम आता है, बॉडी और हेड का मूवमेंट मेंटेन करता है, जॉ का मूवमेंट मेंटेन करता है, टंग का मूवमेंट और ये बोलते हैं ना इसकी ज़बान अच्छी है, इसकी ज़बान अच्छी नहीं है, समझ गए। तो ज़बान मतलब कि उसका ब्रेन का कंट्रोल, ठीक है, ऐसे ये हो गया। चलिए, तो हमारा प्री मोटर एरिया में कोई किसी को कोई डाउट? पक्का, ठीक है। अब देखो यदि, हाँ, बोलना
जैसे अपन लोग कभी चिल्ला के हाई स्पीच में बोलते हैं, कभी लो स्पीच में, मतलब जो साउंड होता है ना ये भी काम करता है। जैसे अपन ने खाना खाया, ये गुटखा, इन सारी चीज़ों में भी ये दोनों कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, इसके बाद आ गया हमारा एसोसिएशन एरिया। इसको भी देखेंगे। एसोसिएशन एरिया जो होता है ना ये इनकी हेल्प करता है, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, मतलब इनको एसोसिएट करता है, एक्टिवेट करने में हेल्प करता है ये चीज़, है ना। अब आ जाइए देखो, फिर यहाँ पे आएगा हमारा प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया मतलब प्री मोटर एरिया था, समझिएगा। तो प्री मोटर एरिया उसके डीप वाला था। जैसे ब्रेन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसे ब्रेन बहुत सारा स्टार्ट हुआ है, तो प्री मोटर एरिया कहाँ होगा? डीप वाला। मोटर मतलब बताया था डीप नर्व। अब प्री फ्रंटल एरिया ऊपर ऊपर का, जैसे ऐसे लेयरिंग है ना। तो ये ये ऊपर वाला प्री फ्रंटल और नीचे वाला प्री मोटर। तो प्री मोटर देखो इससे रिलेटेड ही काम करेगा। पहला मेमोरी, याददाश्त वाला। तो आपने पता था कि यहाँ पे करने पे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, मतलब चीज़ें याद रहती है लंबे टाइम तक। तो हो गया मेमोरी का एनालिसिस कर, मेमोरी, है ना। अब फिर अपन मेमोरी भी मैं तुम लोगों को बताया था, एक होती है डीप मेमोरी, एक होती है सरफेस मेमोरी। मैंने मेमोरी भी तुम लोगों को बताया था। हमारी बॉडी में मेनली दो टाइप की मेमोरी होती है, एक डीप मेमोरी, एक होती है सरफेस मेमोरी। एक और एक्स्ट्रा तुम लोग बाद में पढ़ोगे कॉलेज वगैरह में, सरफेस मेमोरी। क्या? अरे यार, सरफेस डीप फिजिकल मेमोरी है, एक और होगी फिजिकल मेमोरी। थोड़ा सा समझ लो तीनों क्या है ना। तो देखो क्या होता है, जैसे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, पहले सरफेस मेमोरी पढ़ेंगे, फिर डीप मेमोरी पढ़ेंगे। सरफेस मेमोरी मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आप कहीं शादी में गए, किसी इंसान से मिले, शादी में गए किसी इंसान से मिले, 2-3 मिनट बात किए, अब फिर वही इंसान आपको 5 या 10 मिनट बाद फिर टकरा जाएगा तो आप उसको पहचान लोगे। ओबियसली 1 घंटे बाद भी मिलेगा तो भी पहचान लोगे। अब यही वही इंसान आपको 10 साल बाद मिले, नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, नहीं पहचान पाओगे। लेकिन यदि कोई आपका दोस्त आपके साथ फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास तक पढ़ाई किया है, फिर वो 20 साल बाद भी मिलेगा, 30 साल बाद भी मिलेगा तो आप पहचान लोगे। ऐसा होता है, समझिएगा। ऐसा क्यों होता है? जब आप किसी इंसान से मिले थे, उससे पहली बार मिले थे, तो उसकी जो वेव थी, उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर था, तो हमारे ब्रेन में ऊपर ऊपर स्टोर हो गया था। ठीक है, एक टाइम बाद यदि वो अब आपको नहीं मिला तो वो कहाँ इन्फॉर्मेशन स्टोर थी? ऊपर ऊपर स्टोर थी। तो यदि वो 1 साल लंबे टाइम तक नहीं मिला ना, तो वो जो ऊपर ऊपर उसकी मेमोरी थी ना, वो अपने आप इरेज हो जाएगी। अपनी लाइफ में हम लोग ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जो भूल चुके हैं। जैसे मान लो किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई या कुछ भी होगा, तो चीज़ें अपन भूल चुके हैं ना, तब तो आज नॉर्मल है, नहीं भूलते। यदि हमारे ब्रेन में मेमोरी का इरेज करने की कैपेसिटी ना हो ना, इंसान 10 साल के अंदर पकड़ा जाए। कई बार ऐसा होता है कि मम्मी ने मार दिया, पापा ने मार दिया, बुरा लग गया, किसी दोस्त ने मार दिया, सारी चीज़ों को हम भूल चुके हैं ना, तब ना अपन नॉर्मली उनसे बात कर पा रहे हैं। नहीं भूलेंगे तो कैसे नॉर्मली बात करेंगे? ऐसा होता है। ठीक है, तो सरफेस मेमोरी मतलब क्या, समझिएगा। जिसकी याददाश्त ऊपर ऊपर स्टोर है ना, हमने उसको बार बार रिपीट नहीं किया, तो कुछ टाइम बाद उसकी मेमोरी हमारी ब्रेन से इरेज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मिट जाएगी। तो हो गया सरफेस मेमोरी। जैसे मैंने अभी रेस्पिरेशन पढ़ाया तुम लोगों को, अब तुम लोग 15 दिन रिवीजन ना करो, अभी वो कहाँ है? अभी सरफेस मेमोरी में है, अभी तो याद होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जैसे राइट लंग्स में कितने लोब थे? ये देखो गए अभी तुम सरफेस में था, उसको डीप में तो भेजो। सब 3 लोब थे ना बेटा, राइट में, लेफ्ट में 2 थे। तो ये होता है याद करने का तरीका। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 20 बार एनसीईआरटी पढ़ो, पहली बार जब हमने एनसीईआरटी पढ़ा वो सरफेस में भी नहीं गई, वो गई ही नहीं। जब आपने उसको 5-6 बार पढ़ा ना, 6-7 बार में तो सरफेस में गई, फिर 15, 20, 25 जब पढ़ोगे ना तब वो जाएगी डीप में। तो किसी भी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, जब आप उसको बार बार रिपीट करोगे ना, तो वो चीज़ कहाँ चली जाती है? डीप में। फिर वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलती। अभी भी मैं तुम लोगों को ये बता दूं, तुम लोग ट्राई कर लेना, जो तुम लोग सिग्नेचर कर रहे होगे, अपना नाम लिख रहे होगे ना, यदि तुम्हारी कोई आंखें बंद कर दे तो भी बिना देखे अपना नाम लिख दोगे सब लोग।
क्यों लिख दोगे? क्योंकि उसको फर्स्ट क्लास फिफ्थ क्लास से लिखते आ रहे हैं, वो डीप में चली गई है। यहाँ तक कि तुम किसी से बात करते करते अपना सिग्नेचर कर दोगे। क्यों कर दोगे? जैसे एक और एग्जांपल, अपन बाइक चलाते हैं स्टार्टिंग में, जब हम बाइक स्टार्टिंग में चला रहे होते हैं ना, तो हम सीख रहे होते हैं, तो उसकी मेमोरी हमारे ब्रेन के सरफेस में रहती है। उस टाइम पे यदि आपका कोई डिस्टर्ब करे तो आप ठोक दोगे कहीं पे। लेकिन यदि वही आप बाइक को चलाते चलाते आपको 10-15 साल हो गया, वो डीप में चली गई है, अब आप बाइक चलाते चलाते किसी से बात कुछ नहीं होगा, आपके हाथ पैर अपने आप चलते रहेंगे। मतलब आप दिमाग भी नहीं लगाओगे, कहीं ब्रेकर आएगा आप अपने आप ब्रेक दबा दोगे, कोई सामने आ जाएगा रोक लेके, अपने आप ये चीज़ें होती रहेंगी। कब होती रहेंगी? जब वो डीप मेमोरी में चला गया। तो डीप और सरफेस अच्छे समझ में आ गया किसी को? हाँ, ये इनवॉलंटरी हो जाता है, डीप मेमोरी वाला इनवॉलंटरी हो जाता है। अच्छा दिमाग लगाया इनने। क्लियर। चलिए, क्योंकि अब उसमें ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहा, वो अपने आप को याद हो गया। जैसे ABCD 1 2 ये सब याद हो गया ना, अब ये इनवॉलंटरी हो गया। सपने में भी कोई पूछेगा A के बाद क्या आएगा, आप अपने आप बता दोगे C नहीं आएगा, है ना, B आएगा ना। चलो, सरफेस हो गया। अब आ जाइए फिजिकल मेमोरी। अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी मेमोरी की बात चल रही है, मैं बता देता हूँ तुम लोगों को फिजिकल मेमोरी भी थोड़ी सी। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या किया, इस बच्चे से, हाँ ना, इस गुड्डा नाम है ना, इससे मैंने 1 महीने तक लगातार हाथ मिलाया, 1 महीने तक लगातार हाथ मिलाया। एक दिन मेरे को याद नहीं था, मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, अब मेरे से धोखे से इनने मिला लिया, मैं पहचान लूँगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इनकी बॉडी की मेमोरी स्टोर हो गई है। एक अच्छा एग्जाम्पल, एक 6 साल का बच्चा है, बहुत रो रहा है, और सामने 12-13 आंटियाँ खड़ी हैं। बच्चे की आंख बंद कर दी है अपन, वो उसको दिख नहीं रहा। अब 12-13 आंटियों में उसकी एक मम्मी है, सारी आंटियाँ उसको गोद ले रही हैं। ठीक है, सारी आंटियाँ उसको गोद ले रही हैं ना बच्चे को। पहले ने लिया, रो रहा है, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, आंटी लगातार उसको, अरे क्या बोलते हैं, बेटू मत रोना, ऐसे क्या बोलते हैं, ओ लल्ला, ऐसे करके ना, तो वो नहीं रोएगा। जैसे बच्चा उस आंटी के पास पहुंचेगा जो उसकी मम्मी थी, वो देखेगा भी नहीं तो भी शांत हो जाएगा, रोना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि बच्ची की बॉडी में, बच्चे के मतलब जो स्किन है बच्चे की बॉडी में, उसके मम्मी की बॉडी के फिजिकल मेमोरी स्टोर हो गई है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो कि नॉर्मली जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स को यदि उनके पेरेंट्स, मतलब जैसे पेरेंट्स टच कर रहे हैं, मम्मी पापा भाई वगैरह कुछ भी, तो उनको कोई भी बेकार फील नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई दूसरा कोई यदि टच करता है तो एक अलग ही फील आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिजिकल मेमोरी। और फिजिकल मेमोरी हमारी बॉडी में आती है कहाँ से? हमारे पूर्वजों से। सुने होगे ना कि इसका खून ऐसा है, इसका खून गद्दारों वाला है, इसका खून राजपूतों वाला है, इसका खून ऐसा है। क्या होता है वो यही होता है, फिजिकल मेमोरी होता है। इसको बहुत अच्छे से तुम लोग, अरे फिजिकल मेमोरी का एक और एग्जांपल, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नहीं तो मैं तो पता नहीं बोलते ही रहूँगा बहुत। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल फिजिकल मेमोरी का। आप सबको पता है कि हमारी बॉडी से एक वेव निकलती है। जिस इंसान का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा हाई रहता है, उसकी बॉडी से उतनी ही ज़्यादा वेव निकलती हैं। तुम लोग देखना, जो मतलब मौलाना लोग रहते हैं या कि जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं, उनके शरीर में अलग ही चमक होती है, ऐसे रोतड़े से नहीं बैठे रहते, मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलकता है ना, अपने उनके पास जाने में डर लगता है। तो क्या होता है, उनकी बॉडी में कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि उनकी बॉडी की जो वेव्स हैं, जो एनर्जी है, बहुत हाई रहती है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेम इसी तरह हम जिस रूम में डेली सोते हैं, जिस बिस्तर में डेली सोते हैं, तो उस बिस्तर से, बिस्तर की वेव्स, हमारी वेव्स, दीवार की वेव्स, हमारी वेव्स मैच हो चुकी है। हम यहाँ से थके हारे जाएंगे, ऐसी सो जाएंगे, अपने बिस्तर में ऐसी नींद आ जाएगी। कभी मान लो तुम अपने रिलेटिव चली गई, तुमको छोड़ के, तुम तो वहीं रहती, कभी मान लो अपने रिलेटिव चली गई, अब तुम वहाँ, तुमको तुम्हारे बिस्तर से लाख गुना अच्छा बिस्तर मिल गया, बढ़िया 15-20 AC मिल गई रूम में लगी हुई, है ना, इस तरह से बहुत अच्छा तुमको रूम मिल गया, तो भी तुमको वहाँ जल्दी नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आएगी, रीज़न सुनो, क्योंकि पहले तुम्हारी बॉडी की जो वाइब्रेशन है ना, जो फिजिकल मेमोरी, पहले उसको एब्जॉर्ब करेगी, पहले उससे मैच करेगी, फिर जाके नींद आएगी। समझ गए? तो ये होती है क्या, अपनी फिजिकल मेमोरी, जो कौन कंट्रोल करता है, कहाँ गया, प्रीफ्रंटल एरिया। तुम लोगों ने बहुत सारा पूछ लिया हैं।
अब एकदम मरे हुए हो तो रोड में भी सो आ जाती है नींद है। आधे लोग तो क्लास में ही सो जाते हैं। कौन ये? हाँ कोई ऐसा, हाँ वो तो कहीं भी सो जाता भाई। चल अब उससे खतरनाक तो दीपक, तुमको दीपक को एक कील लगा के खड़ी कर दो, 3-4 वहीं पे इससे हाथ पैर रख के सो जाएगा। वो तो इस तरह सच में ऐसा है वो। आइए ये हो गया, ये हो गया इधर। अब आ जाओ इधर, कहाँ गया? मोटर एरिया, कंट्रोल वॉलेंट्री मसल्स। याद रखिएगा ये हमारी वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, मतलब वो सारी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है कौन सा? मोटर एरिया। वॉलेंट्री मसल्स मतलब जैसे ये 2 मार्कर रखे हैं तो हमको रेड वाला ही उठाना है तो हमारा हाथ रेड वाले को ही पकड़ेगा, मतलब ये हमारे कंट्रोल में है ये, ठीक है। तो जो हमारे कंट्रोल में मसल्स होती है वो होता है मोटर एरिया। अब ये देखो स्पीच सेंटर को हम बोलते हैं ब्रोका एरिया। क्या बोलते हैं? स्पीच सेंटर को हम बोलते हैं ब्रोका एरिया, जो कि मतलब बोलने के लिए काम करता है। कैसे ब्रोका एरिया काम करता है ये देखो, जो बोलने वाला सेंटर होता है ना वो कैसे काम करता है, तो जो राइट हैंड वाले मैन होते हैं, जो सीधे हाथ से जो लोग लिखते हैं ना, उनका उल्टा वाला ब्रेन करता है। क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्रॉस फॉर्म होता है, क्रॉस बनता है। अभी इसका डायग्राम आगे पढ़ेंगे, बस इतना जान लो अभी कि जो राइट हैंड से लिखते हैं ना, उनका लेफ्ट वाला ब्रेन का लेफ्ट वाला पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि राइट वाला पार्ट इनएक्टिव है। आप जिस हाथ से लिखते हो तो उल्टे हाथ से भी लिख सकते हो, बस इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, इतना अच्छा नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि राइट वालों का लेफ्ट वाला गया गुजरा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जो राइट हैंड वाले होते हैं, राइट हैंड मैन का लेफ्ट साइड ज़्यादा एक्टिव होता है और लेफ्ट हैंड वालों का राइट साइड ज़्यादा एक्टिव होता है। क्लियर? तो ये यही होता है हमारा ब्रोका एरिया, जो कि मोटर में होता है। फिर आ जाइए, इसके बाद आ गया अपना टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब 2 होंगे, एक इधर साइड एक इधर साइड, 2 टेम्पोरल लोब होंगे। तो ये काम करते हैं ऑडिटरी एरिया, मतलब वॉइस एनालिसिस। वॉइस एनालिसिस मतलब हम आवाज़ सुन के पहचान लेते हैं ना कि पापा आए हैं कि भाई आया है। किसी लोगों का वॉइस एरिया इतना खतरनाक होता है ना कि वो अपने पापा के बाइक तक की आवाज़ पहचान लेते हैं कि पापा के बाइक की आवाज़ है, होता है ना। तो ये क्या होता है? टेम्पोरल लोब। मतलब किसी भी इंसान की आवाज़ को सुन के एनालिसिस कर लेना कि यार ये इस चीज़ की आवाज़ है, ठीक है। ये कभी कभी तो ऐसा होता है ना, लोग उसकी आवाज़ को सुन के एनालिसिस करके उसको कॉपी भी करने लगते हैं सेम। देखो बहुत सारे एक्टर्स हैं ना, मिमिक्री करते हैं, वॉइस निकालते हैं ऐसे। ये ऑडिटरी एरिया मतलब वॉइस एनालिसिस करता है हमारा टेम्पोरल लोब। इधर का हो गया। अब इधर आ जाइए, ये देखो ये पेराइटल लोब होता है, जिसको टेस्ट लोब है। पेराइटल लोब मतलब कौन सा खाने का क्या टेस्ट है, तीखा है, मीठा है, कैसे क्या है, हमारा ये पेराइटल लोब पता करता है। टाइम ज़्यादा हो गया क्या? सब में हड़बड़ी क्यों मचने लगी? कितना बचा है? अभी 5 बचा है। सब चुलबुला क्यों रहे हो? गन्ना पढ़ा रहा हूँ क्या? फिर नहीं, बच्चों का इधर उधर ध्यान जा, कहाँ ध्यान दे रही हो? आने ही नहीं वाला क्या? बस इसको बाद छोड़ दूंगा, है ना, जल्दी चले जाने, खत्म हो जाए बस। IQ वाला वैसे आज ही बताना था, लेकिन अब तुम लोगों को मन लगेगा नहीं। बता दूँ? चलो ठीक है। हाँ तो एकदम 100% इधर देखना, इधर उधर मत देखना। नहीं वो इधर पे ना, अब पैक करवा रहे पर्दे से, रुक जाओ। नहीं हमको ऐसा लगता है कि वो हम लोगों का भी जब क्लास में मन नहीं लगता था ना, तो थोड़ा टीचर को देख के कभी कॉपी बंद करते थे, कभी खोलते थे, तो है ना कि समझ जाएं शायद आ जाओ। टेस्ट वाला अपन मतलब किसी भी चीज़ का टेस्ट लेके पता चल जाता है ना, जैसे टेस्ट लेके पता चल जाता है कि नहीं ये पसीने का है, नाक का नहीं है, इन दोनों में भी। और कौन सा, हाँ और जैसे देखो मैं तो तुम लोगों का पता नहीं, मैं अपना पर्सनली बताता हूँ। जैसे मेरा कहीं निमंत्रण खाना खाने गए तो हैंड वॉश है कि नहीं, मैं कैसे चेक करता हूँ? तुम भी यही करते हो, तुम भी यही करते हो। मतलब जैसे हाथ यदि देखो खट्टा इसमें लाए मतलब गंदा है, धुल लो, नहीं तो फिर क्या मतलब, है ना, समझ गया? तो ऐसे ये सारी चीज़ें। अरे इतना बोल दिए, अपना खुद का हाथ तो दिक्कत, बाकी इधर उधर का। हाँ फुल्की वाला बड़ा अच्छा हो गया, वाह 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 वाह। चलिए तो समझ गए ना, ये टेस्ट वाला काम करता है। मतलब ये किसी का इतना खतरनाक होता है ना कि ये नमक में भी बता देते हैं कि ये ज़्यादा, ये कम है, ये टाटा का, ये आयोडीन का है, नमक तक में ऑब्जॉर्व कर लेते हैं भाई, सच में।
जैसे सारे देखो सारे मीठा हैं, सारे मीठा एक जैसे रहते, सब मीठे हैं, लेकिन तो भी पब्लिक पता कर लेगी, अरे मीठा तो मीठे रहेगा ना तो भी पब्लिक पता कर लेगी कि ये सस्ता वाला मीठा है या ज़्यादा महंगा वाला मीठा है, पता कर लेते कि नहीं। सस्ता महंगा मतलब कंपनी वो अलग अलग, ये कुबेर डेयरी का नहीं, ये तो कोई वो तो दुकान का नाम है। कैसे काजू कतरी, ये वाला, ये वाला मेरे को नाम ज़्यादा नहीं पता, पता कर लेते ना। जैसे चॉकलेट में तुम लोग पता कर लेते हो, ये काला वाला चॉकलेट है ये कम काला, अब आ गई बहुत तेज़। चलो कोई नहीं, अपनी खिड़की तो बंद है। पूजा ये वाली अच्छे से बंद कर दो, मेरे पास थी ऐसा। चलो देखो टेस्ट का, अब ये देखो हियरिंग वाला हो गया क्या, और हाँ ये हियरिंग और ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी क्यों उनका है, ऑडिटरी सुनना, हियरिंग सुनना, दोनों सेम है। हाँ दोनों आएंगे। सबसे अच्छी चीज़ देखो, मज़ा आएगा अभी, क्या इतना समझ लिए ना, अभी मज़ा ये आएगा जैसे मान लो हमारी बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व हैं, तो कौन सी नर्व सुनने वाली काम कर रही है ना, वो सुनने वाली जगह से निकलेगी। जो स्मेल वाली नर्व वो स्मेल वाली जगह से निकलेगी। मैंने पिछले क्लास में बताया था ना कि ये पूरा ब्रेन है, यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकल रही थी, तो नर्व कौन सी नर्व कहाँ से निकलेगी अब यहाँ से पता चलेगा। जो नर्व हमारे आँखों का, जैसे आँखों का कौन सी करती है, ऑल फैक्ट्री, तो ऑल फैक्ट्री नर्व कहाँ से निकलेगी, देखने वाली, आई कंट्रोल, विजुअल एरिया, हाँ ये विजुअल एरिया से निकलेगी। मतलब सीधी सी बात यह है कि हमारी बॉडी की जो नर्व जिस चीज़ को कंट्रोल करेगी उनका ओरिजिन वहीं से होगा जो ब्रेन का पार्ट है। समझ गए। तो देखो मैंने पहले लेक्चर में बोला था ब्रेन पढ़ने के लिए रेगुलरिटी ज़रूरी है। तुम लोग आज की क्लास जिसकी छूटी अब आगे कैसे समझ में आएगा, मैं तो वहाँ बोलूँगा प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल एरिया। अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, अभी तो चैप्टर का 5% भी नहीं पढ़े अपन। समझना ये चीज़ बहुत ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा यही है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हो गया टेस्ट वाला, हो गया स्पीच सेंटर, हो गया। अब रीडिंग, बचपन में इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करवाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में। खड़े हो जाओ, हमारे गाँव में बोलते थे इमला बाँचो। किसी को पता है क्या, हर तुमको नहीं पता, बोलते हैं ना। खड़े करवा के सारे बच्चे सामने बैठे रहते हैं, एक लड़का कॉपी लेके खड़ा हो जाता है और किताब पढ़ता है, और मतलब सारे बच्चे सामने बैठे हैं। गवर्नमेंट में 100 बच्चे रहते हैं, खड़े करके एक बच्चा पढ़ रहा है आगे जाके, टीचर मस्त बगल में सो रहा है, बच्चे सुन मिला रहे हैं, ये चलता है। मतलब कि और तुम लोग जैसे इंग्लिश स्पोकन ये सब करने जाते होगे ना, तो वो लोग तुम लोगों का रीडिंग इम्प्रूव करवाते हैं। ये वाला पार्ट, किताब या पेपर कुछ भी पढ़ने को बोलते हैं, तो ये हमारा होता है रीडिंग एरिया। रीडिंग एरिया हमारा कौन सा है, देखो टेम्पोरल, समझना, रीडिंग एरिया टेम्पोरल, पेराइटल, फ्रंटल और ऑक्सीपिटल सबका जॉइंट एरिया है। हाँ देखिए ये हो गया फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, रीडिंग एरिया। इसीलिए आप लोग ध्यान दिए होंगे बचपन वगैरह में जो जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं ना, वो भी उनको रीजन नहीं पता रहता है क्या होता है, लेकिन वो लोग भी अपने बच्चों से पहले कुछ मतलब रीड करवाते हैं। जैसे कुछ भी वर्ड्स वगैरह, जैसे देवेंद्र सर हैं देखो, अपने उसको बहुत सारी चीज़ें रीड करवाते हैं, पुरानी चीज़ें जो उसके काम नहीं हैं। तो क्या होता है, यदि हमारा रीडिंग एरिया एक्टिव होता है तो हमारे बाकी ब्रेन के पार्ट भी थोड़ा एक्टिव होते हैं बचपन में, स्टार्टिंग में, क्योंकि वो गाना तो गा नहीं पाएगा कि ये सारी चीज़ें एक्टिव हो। इसलिए स्टार्टिंग में जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है उसका रीडिंग एरिया एक्टिवेट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट में देखो अपना है विजुअल एरिया। विजुअल एरिया क्या होता है, देखने वाला। विजुअल एरिया मतलब जो हमारा, देखो समझना ध्यान से, हमारी आंखों का, जैसे मैं सामने देख रहा हूँ, यदि सामने देख रहा हूँ तो हमारी आंखों का विजुअल एरिया काम कर रहा है। इधर देख रहा हूँ तो विजुअल एरिया काम कर रहा है। अब मेरे को इसके साइड देखना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे घूमेंगे, हमारी आंखों में भी मूवमेंट हुआ, गर्दन में भी मूवमेंट हुआ, तो विजुअल एरिया के जस्ट बाद हमारा कौन सा काम किया, प्री मोटर एरिया। मैंने पहले ही बताया था कि हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल पूरा ब्रेन करता है, एक साथ करता है। ठीक है, हो सकता है आपने जब इधर देखा हो तो आपका देखो ये वाला पोर्शन भी घूमा, गला भी घूमा, आंखें भी घूमी, ऊपर देख रहे हैं, तो एक साथ बहुत सारे हमारी बॉडी की मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है। तो जो देखने वाला काम है वो कर दिया कौन सा, अपना विजुअल एरिया। अब सोमैटोसेंसरी एरिया क्या होता है बताओ। सोमैटोसेंसरी एरिया टेम्परेचर के लिए, हीट के लिए होता है, यही होता है ना, हाँ यही तो था सोमैटोसेंसरी।
सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, ये हीट के लिए होता है, मतलब कि कब गर्मी है कब ठंडी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है कौन सी चीज़ ठंडी है, तो ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, सोमैटोसेंसरी एरिया। अब एक नई चीज़ सुनना जो मेन चीज़ है, ठीक है। जैसे कुछ ऑर्गन्स के अलावा हमारे पूरी बॉडी में सेंसेशन, मतलब पूरी की पूरी नर्व्स डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं। आपका कान कोई बहुत तेज़ बंद कर दे, ठीक है, और किसी चीज़ से आवाज़ आ रही हो तो आप छू के बता सकते हो कि इससे वॉइस आ रही होगी। सबसे अच्छा एग्जांपल, एकदम कान बंद कर दो, डीजे चल रहा हो, आप छुओ, आपको पता चलेगा कि यहाँ से वॉइस निकल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी की, मैंने बोला था पहले लेक्चर में कि जो नर्वस सिस्टम होता है हमारे पूरे बॉडी में एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी बॉडी में एक जाल फैला हुआ है जो हमारे पूरी की पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, बताया था ना। तो इस तरह से ये हमारी की सारी नर्व्स हो गई। अब बताओ हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा चीज़ छूट गया जो मैं नहीं बोला, एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी छूट गई? डांस है तो मसल्स मूवमेंट, मोशन, बॉडी मसल्स है तो ये एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि हमारी बॉडी का कंट्रोल है नर्वस और केमिकल, दो कंट्रोल्स होता है, नर्वस कंट्रोल ब्रेन करता है और केमिकल कंट्रोल ग्लैंड करती हैं। तो गुस्सा आना, रोना, ये सब एड्रिनल ग्लैंड, ट्रिपल एफ हार्मोन। सही क्वेश्चन है भाई। अब देखो यदि तुम लोग सिटी में होते तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछते सर, वो 3 इडियट में दोनों हाथ से लिखता है वायरस। तो इसमें क्या होता है, देखो अभी भी वैसे तुम लोग एक नई चीज़ बता दूं, यदि किसी के घर में छोटा बेबी अभी पैदा हुआ हो, आप उसको मोर इंटेलिजेंट बना सकते हो, बस उसमें थोड़ा सा 2 साल ध्यान देने की ज़रूरत है। पूछो क्या? एक दिन उसको बोलो राइट हैंड से लिखो और दूसरे दिन उसका राइट हैंड बांध दो या बहुत सारी चॉकलेट दे दो, बोलो लेफ्ट हैंड से लिखो, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में 2 साल हमारे ब्रेन का 70% पार्ट डेवलप हो जाता है। आप स्टार्टिंग के 2 साल में उससे ऐसे काम करवा लिए, तो उसने क्या किया, अपने दोनों पार्ट को डेवलप कर दिया। 2 साल के बाद उसको छोड़ दो, जो 30% पार्ट है वो अपने आप डेवलप कर लेगा। मैंने कोई क्रिकेटर एक देखा था, वो बॉलिंग लेफ्ट हैंड से करता था, बैटिंग राइट हैंड से करता था, बहुत सारे करते हैं। हाँ ये देखो, तो डिपेंड करता है स्टार्टिंग के 2 साल। यदि आपने बच्चे को कंट्रोल कर लिया ना, आप उनको मार के नहीं, लालच देके जिससे ब्रेन लगे, उसका जिससे दिमाग यूज हो। जैसे बोलो कि लो बहुत सारी चॉकलेट ले लो, हाथ में उसको आपने चॉकलेट पकड़ा दिया राइट हैंड में, बोले आज लेफ्ट हैंड से लिखो, हाँ ना, फिर उस दूसरे दिन क्या करो, बोले लेफ्ट हैंड में चॉकलेट पकड़ो, राइट हैंड से लिखना पड़ेगा बेटा। तो स्टार्टिंग में चाहे वो सीधे हाथ से लिखे चाहे उल्टा हाथ से लिखेगा तो गंदा ही है ना, स्टार्टिंग में लिखेगा गंदा। तो धीरे 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 उसका मतलब आप दोनों पार्ट एक्टिव कर सकते हो, तो उसका आईक्यू भी ज़्यादा होगा। क्या? अरे थोड़ा बहुत तो पेन पकड़ने लगते हैं ना, ऐसे ऐसे लिख के ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे तो उनको चलाना ही तो सिखाओ। स्टार्टिंग में तुम लोग, मेरे को तो बचपन में बहुत अच्छे से याद है, मेरी मौसी मेरे को मार मार के पेन पकड़ना सिखाती थी। होता है ना, पहले बच्चा ऐसे पेन पकड़ता है, पहले ऐसे पकड़ेगा, बहुत तुमने उसको मारा तो ऐसे लाएगा, धीरे धीरे ऐसे पकड़ में आती है ना पेन। अब आजकल तो तुम लोग बड़े स्टाइलिश हो गए हो, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करके, समझ गए? तो ये ऐसा काम अपन कर सकते हैं। तब तक लाइट नहीं, तब तक मैं वो अब हेडिंग डाल दो तुम लोग। सुनो एक चीज़, ये चीज़ ना बहुत भूलती है ये चीज़, तो कल मैं इसका तुम लोगों को टेस्ट लूँगा इसी का। हाँ, डायग्राम बना के सारे एरिया लिखना पड़ेगा, कल टेस्ट लूँगा इसका। नहीं, वो प्रैक्टिस ही होती है बेटा। पहले स्टार्टिंग में उनका अरे यार कोई फुल्की वाले को देखो ना, प्याज काटने के लिए कहीं और देखता रहता, 60 20 30 टुकड़े कर देता है। तो प्रैक्टिस, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे।